एल्गोरिदम्स। इस सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं, इस सब्जेक्ट का नाम है एल्गोरिदम्स। और इसके लिए जो हम रिकमेंडेड बुक्स फॉलो करेंगे वो दो बुक्स हैं जो कि आपके सिलेबस में भी मेंशन है। इसमें पहली बुक है एल्गोरिदम्स, जिसके ऑथर का नाम है थॉमस एच कोरमैन, और दूसरी बुक है एन इंट्रोडक्शन टू एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स, जिसके ऑथर का नाम है सेड्विक एंड फ्लैजोलेट। ये दोनों बुक्स मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, आप इनको परचेज कर सकते हैं। इसमें जो ज़्यादातर हम बुक फॉलो करेंगे वो फर्स्ट वन है, जिसका नाम है एल्गोरिदम्स। आप इसको PDF फॉर्म में डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोडेबल फॉर्म में ये अवेलेबल है, आप इसे डाउनलोड कर लें। और इस बुक की जो एक्सरसाइजेज होंगी, एग्जांपल्स होंगी, उनको हम सॉल्व करेंगे ये कोर्स स्टडी करते हुए। लिहाजा इस बुक का होना आपके पास ज़रूरी है। इस कोर्स में कुछ पोर्शंस ऐसे भी होंगे जो कि मैं इस बुक से पढ़ाऊँगा, एन इंट्रोडक्शन टू एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स, जो कि फ्लैजोलेट की बुक है। ये भी मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। और कोर्स के कुछ हिस्से जो है वो हम इस बुक से भी स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं हम पहले टॉपिक से। और सबसे पहले हम एल्गोरिदम की डेफिनिशंस को देखते हैं। एल्गोरिदम इज़ डिफाइंड एज स्टेप बाय स्टेप process to solve a particular प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को अगर आपने सॉल्व करना हो कंप्यूटर के ऊपर, तो उसके लिए जो आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं, देन दैट प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इज कॉल्ड एल्गोरिदम। इसकी एक डेफिनीशन और भी हम कंसिडर कर लेते हैं। द फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन कंप्यूटर। किसी भी प्रॉब्लम को जब आप कंप्यूटर पर सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए, इसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज़ किया, फाइनाइट। इसको अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो जब भी आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं कंप्यूटर पर, तो उसके लिए जब आप इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, उन तमाम इंस्ट्रक्शंस को कंबाइन कर लें, एक सेट बना लें, वन बाय वन एक सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस लिखी हों, और उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कंप्यूटर के ऊपर, देन दैट इज़ कॉल्ड दी एल्गोरिदम। एल्गोरिदम कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द टेक्निक और प्रोसेस टू सॉल्व a computational प्रॉब्लम। कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम वो उस प्रॉब्लम को कहते हैं जिसको आप कंप्यूटर के ऊपर सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली एल्गोरिदम किस चीज़ को डील करता है? टेक्निक को डील करता है। इसमें आप टेक्निक
डेवलप करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को जब आप कंप्यूटर के ऊपर सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए जो आप टेक्निक डेवलप करते हैं उसको हम क्या कह सकते हैं, एल्गोरिदम। इसके अलावा हम जो इसकी डेफिनेशन ले सकते हैं एल्गोरिदम की, वो ये है कि देखें, हमने पढ़ा था कि डेटा स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था डेटा स्ट्रक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था कि इसमें जो मेमोरी होती है, कंप्यूटर मेमोरी जो होती है, और आपने ये भी पढ़ा होगा कि डेटा स्ट्रक्चर में यूजुअली हम प्राइमरी मेमोरी को डील करते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा था कि जो मेमोरी होती है उसको आप कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे आप मैनेज करेंगे, या आप कह सकते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली मेमोरी से रिलेटेड जो या उससे रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक्स होती हैं, स्टोरेज, ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक्स जो होती हैं उसको डील करता है डेटा स्ट्रक्चर। और फिर इन स्टोरेज टेक्निक्स को डील करने के लिए जो आप फर्दर मैकेनिज़्म डेवलप करते हैं, देन दैट इज़ कॉल्ड एल्गोरिदम। तो बेसिकली एल्गोरिदम का जो ताल्लुक़ होता है, अगर वो डेटा स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो वो वेरियस स्टोरेज टेक्निक्स को डील करना है। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ स्टोरेज टेक्निक्स की बात नहीं करेंगे, हम जो है यहाँ पर इसको ब्रॉड उसमें देखेंगे, सिर्फ स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे। तो मैंने कुछ बेसिक डेफिनेशंस लिखी हैं यहाँ पर एल्गोरिदम्स की, एक कंसेप्ट समझाने के लिए कि एल्गोरिदम क्या होता है। बेसिकली आप ज़रूरी नहीं है कि इसको आप कंप्यूटर के साथ को रिलेट करके देखें। अक्सर समझाने के लिए मैं आपको कहता मतलब स्टूडेंट्स को एग्जांपल देता रहता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक अपने लिए किचन में डिश तैयार करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है आप एक रेसिपी को फॉलो करते हैं। उस रेसिपी में आपके पास वेरियस स्टेप्स होते हैं। आप इन स्टेप्स को परफॉर्म करने के बाद अपने लिए जो है वो डिश तैयार कर लेते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो रेसिपी है उसमें जो स्टेप्स मेंशन है, आखिर में आपको क्या प्रोवाइड करती हैं, एक डिलीशियस डिश प्रोवाइड कर रही हैं। तो इस रेसिपी को, क्योंकि ये भी एक टेक्निक है एक डिश को तैयार करने के लिए, तो इस रेसिपी को भी हम एक सेंस में हम क्या कह सकते हैं, एल्गोरिदम कह सकते हैं। तो इसी तरीके से कंप्यूटर के जो प्रॉब्लम्स होंगे या जो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स होंगे उनको सॉल्व करने के लिए बेसिकली जो हमारे पास रेसिपी होगी उसको हम क्या कहेंगे, एल्गोरिदम। A recipe to solve the computational problems is called algorithm। तो जिससे मैंने आपको बताया कि कोई डिश तैयार करनी है तो उसके लिए आप कोई रेसिपी फॉलो करते हैं। कि अगर आपने पहले कभी भी डिश तैयार न की हो, यूजुअली आप देखते हैं कि यूट्यूब से देखकर या इंटरनेट से देखकर आप उस रेसिपी को फॉलो करते हैं और वो डिश अपने लिए तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी तो देखें एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है। इन स्टेप्स को आप फॉलो करते हुए आप एक रिज़ल्ट तक पहुँचते हैं, एक आप ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हैं, आपके सामने एक डिलीशियस डिश तैयार होकर आ जाती है। इसी तरीके से जब आप कंप्यूटर के प्रॉब्लम्स को, जिनको मैंने क्या कहा है कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स, इनको आप सॉल्व करते हैं तो इसके लिए भी हमारे पास कोई सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होने चाहिए, कोई एक हमारे पास एक रेसिपी होनी चाहिए। तो उसको फॉलो करते हुए हम जब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो उस रेसिपी को या उस सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को या उस प्रोसेस को या उस फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम क्या कहेंगे, एल्गोरिदम।
तो ये मैंने एक छोटी सी मतलब आप छोटा सा एक कंसेप्ट आपको समझाया कि एल्गोरिदम किसे कहते हैं, और उसके लिए मैंने कुछ बेसिक डेफिनेशंस लिखी हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी एल्गोरिदम की डेफिनेशंस हैं, लेकिन अंडरस्टैंड करने के लिए ये जो 3 डेफिनेशंस मैंने आपको बताई हैं, इनको आप फॉलो करके एक कंसेप्ट डेवलप कर सकते हैं कि एल्गोरिदम हम किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट एल्गोरिदम, यहाँ पर जो अभी हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं एल्गोरिदम, वो हम बेसिकली 2 डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ को सामने रखते हुए पढ़ेंगे। उनमें से एक है एनालिसिस और दूसरा है हमारे पास डिज़ाइन। डिज़ाइन बेसिकली डील करता है द डिस्क्रिप्शन ऑफ टेक्निक्स to solve a computational problem at some abstract level। देखें, जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आता है, उसको आपने सॉल्व करना है कंप्यूटर पर, तो उसके लिए आप कुछ टेक्निक्स डेवलप करेंगे। उस प्रॉब्लम को आप पहले एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर समझने की कोशिश करेंगे और आप उसको डिस्क्राइब करेंगे कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। उसके लिए आप टेक्निक जब आप डिवाइस करेंगे, उसके लिए आप एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर एक ब्लूप्रिंट डेवलप करेंगे और एक मेथडोलॉजी डिवाइस करेंगे। टेक्निक का मतलब यहाँ पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की मेथडोलॉजी है। यानी आप जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स आपके सामने आते हैं, आप उनको हैंडल करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर जो आप मेथडोलॉजीज डेवलप करते हैं, उस मेथडोलॉजी को जब आप डिस्क्राइब करते हैं, उसको हम कहते हैं डिज़ाइन। तो बेसिकली डिज़ाइन का जो ताल्लुक़ है वो डेवलपमेंट के साथ है, यानी टेक्निक्स की डेवलपमेंट के साथ है, मेथडोलॉजीज़ की डेवलपमेंट के साथ है एट सम एब्स्ट्रैक्ट लेवल। जबकि एनालिसिस जो है वो डील करते हैं परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन को। यानी जब भी आप किसी एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करना चाहते हैं कि कोई एल्गोरिथम कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसकी क्या परफॉर्मेंस है किसी भी पर्टिकुलर मशीन के ऊपर या इंडिपेंडेंट ऑफ मशीन, आप उसकी परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करते हैं। दैट कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एनालिसिस। देखिए, इसको अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक एग्जांपल फॉलो करते हैं कि लेट्स सपोज आपके पास 2 एल्गोरिदम है, एक है आपके पास ए और दूसरा है बी, और ये दोनों एल्गोरिदम्स जो हैं हमारे पास सेम ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए डेवलप किए गए हैं, सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आप कह सकते हैं कि सेम प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए ये 2 डिफरेंट टेक्निक्स हैं हमारे पास। एक टेक्निक ए है और दूसरी टेक्निक हमारे पास, दूसरा जो एल्गोरिथम है वो बी है। आपने उनको डिज़ाइन किया है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने 2 डिफरेंट टेक्निक्स एट सम एब्स्ट्रैक्ट लेवल डिवाइस की हैं, और अब आप एवेल्यूएट करना चाहते हैं कि इन दोनों में से बेस्ट टेक्निक कौन सी है जो प्रॉब्लम को ज़्यादा ऑप्टिमली या बेस्ट वे से क्या कर सके, सॉल्व कर सके। तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों टेक्निक्स की परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करेंगे। अब परफॉर्मेंस क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे, इसके लिए डिफरेंट क्राइटेरियाज हम स्टडी करेंगे, यानी परफॉर्मेंस क्या है और किस क्राइटेरिया को सामने रखते हुए आप परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करेंगे, ये अगले टॉपिक्स में आने वाला है। एनी हाउ यहाँ पर सिर्फ हम बात कर रहे हैं एनालिसिस की।
तो फ़िलहाल सिर्फ समझना है आपने कि एनालिसिस क्या है। तो इसके लिए ये है कि आप मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स का आपस में इस तरह कह लें कि एक कंपैरिजन टाइप करेंगे कि इनमें से बेस्ट टेक्निक कौन सी है, किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा ऑप्टिमल है, कौन सा बेस्ट वे से परफॉर्म कर रहा है, ताकि आप उसे मशीन के ऊपर क्या करें, इम्प्लीमेंट कर सकें। देखिए, इसको मैं और बेहतर तरीके से आपको समझाने के लिए फिर दोबारा उसी एग्जांपल की तरफ जाता हूँ। लेट्स सपोज आपके पास कोई भी एक डिश तैयार करनी है और आपके पास 2 डिफरेंट रेसिपीज़ हैं, रेसिपी ए एंड रेसिपी बी, और ये 2 डिफरेंट शेफ्स की लेट्स सपोज रेसिपीज़ डेवलप हुई हैं। एक शेफ़ ए की रेसिपी है और दूसरी शेफ़ बी की रेसिपी है, और दोनों रेसिपीज़ का मकसद एक ही है कि यानी जब आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो वो सेम एक डिश आपके सामने तैयार होकर आएगी। अब आप देखना चाहते हैं कि इन दोनों में से बेस्ट रेसिपी कौन सी है। तो अब देखें, उस रेसिपी को एवेल्यूएट करने के लिए आपके पास डिफरेंट क्राइटेरियाज हो सकते हैं। आप अगर बेस्ट को एवेल्यूएट करना चाहते हैं तो आप इन टर्म्स ऑफ टेस्ट भी कर सकते हैं कि भाई रेसिपी ए को फॉलो करें और फिर रेसिपी बी को फॉलो करें। तो जो डिश तैयार हुई है उन दोनों में से किस रेसिपी ने जो है वो एक बेस्ट टेस्ट प्रोड्यूस की है, यानी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप परफॉर्मेंस एवेल्यूएट करते हैं। इसमें दूसरा इशू आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम कि फॉर एग्जांपल आपने रेसिपी ए को फॉलो किया तो वो डिश जल्दी तैयार हो गई, और रेसिपी बी को जब आपने फॉलो किया तो वो उसमें थोड़ा सा डिले आया, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा, तो आप कहते हैं कि रेसिपी ए ज़्यादा, क्योंकि आपके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप रेसिपी ए को ज़्यादा बेस्ट कहते हैं। आपके लिए टेस्ट इंपॉर्टेंट है, आप कहते हैं ठीक है टेस्ट पर हम कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं लेकिन टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें जल्दी डिश तैयार करके देनी है, तो लिहाजा रेसिपी ए ज़्यादा बेस्ट है। इसी तरीके से अगर आप बजट को देखते हैं, लेट्स सपोज अगर आप रेसिपी ए को फॉलो करते हैं तो इस पर आपकी कास्ट ज़्यादा आ रही है, ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, और रेसिपी बी में जो रिसोर्सेज यूज़ की गई हैं, जो उसमें मटेरियल यूज़ किया गया है या उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं वो इतने कॉस्टली नहीं है, और दोनों वो सेम डिश प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो क्योंकि आप विद इन बजट वो डिश को तैयार करना चाहते थे तो उसके लिए आप रेसिपी बी की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा कास्ट के लिहाज से ऑप्टिमल रेसिपी है, बेस्ट रेसिपी है, तो आप बी को आप फॉलो करेंगे। तो डिफरेंट आपके सामने क्राइटेरियाज हो सकते हैं जिसकी बेस पर आप परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करते हैं। तो ये तो मैंने परफॉर्मेंस के जो डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं वो एक कुकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश की है, लेकिन एल्गोरिदम में हम जो परफॉर्मेंस के क्राइटेरिया होंगे या जो वो फैक्टर्स होंगे वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, जिनकी बेस पर आप किसी भी एल्गोरिदम की क्या करते हैं, परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करते हैं। और देखें, बेसिकली ये जो सब्जेक्ट हमारा पढ़ने का मकसद ये है एल्गोरिदम का, वो बेसिकली इसका जो सबसे बड़ा मकसद है वो ऑप्टिमल टेक्निक्स को डेवलप करने के साथ है। यानी इस सब्जेक्ट में हम ऑप्टिमैलिटी को हैंडल करेंगे। अगर आप एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो भी हम ऑप्टिमैलिटी को देखेंगे। ऑप्टिमैलिटी का मतलब है बेस्ट से बेस्ट आप चॉइस लेकर चलेंगे, यानी आप देखेंगे कि परफॉर्मेंस अगर एवेल्यूएट करनी है तो उसके लिहाज से ऑप्टिमल कौन सी टेक्निक होगी या कौन सा एल्गोरिथम होगा। ऑप्टिमैलिटी मीन्स बेस्ट से बेस्ट जो आपको रिजल्ट्स प्रोड्यूस करे। और इसी तरीके से अगर आपने डिज़ाइन की तरफ जाना है, मतलब है आपने कोई टेक्निक डेवलप करनी है, आपने एक मेथडोलॉजी को डेवलप करना है, तो उसमें भी जो है आपका फोकस जो है वो किसकी तरफ होगा, ऑप्टिमैलिटी की तरफ होगा। आपकी कोशिश होगी कि जो एल्गोरिथम आप डेवलप करने जा रहे हैं वो एक ऑप्टिमल एल्गोरिथम होना चाहिए, ऑप्टिमल मेथडोलॉजी होनी चाहिए, बेस्ट से बेस्ट मेथडोलॉजी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कंप्यूटर पर सॉल्व करने के लिए। तो ये मैंने आपको एक सब्जेक्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दिया ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि इस सब्जेक्ट में आप क्या करने जा रहे हैं। तो बेसिकली आप 2 डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब्जेक्ट स्टडी करेंगे, एनालिसिस और डिज़ाइन। तो पहले हम एनालिसिस के ऊपर फोकस करेंगे। एनालिसिस यानी आपके पास गिवन एल्गोरिथम होंगे और आप उनकी परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करेंगे। आप देखेंगे कि बेस्ट एल्गोरिथम इनमें से कौन सा है।
तो गिवन एल्गोरिदम यानी एनालिसिस में आपके पास एल्गोरिदम गिवन होंगे और आप उनकी परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट कर रहे होंगे। जबकि आप कोर्स के दूसरे पोर्शन में जब हम जाएंगे तो उसमें आपको डिज़ाइन की मेथडोलॉजी समझाएंगे कि यानी जब आपने ये देखना हो कि किसी भी एल्गोरिदम के लिए एक नए सिरे से हम टेक्निक को कैसे डेवलप करते हैं, तो उसमें हम फिर डिज़ाइन को जो है स्टडी करेंगे, मेथडोलॉजीज़ की बात करेंगे, टेक्निक्स को, मुख्तलिफ़ टेक्निक्स को यूज़ करके आप किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम फिर डिज़ाइन में बाद में स्टडी करेंगे। तो पहले हम एनालिसिस को स्टडी करेंगे और उसके बाद हम डिज़ाइन को देखेंगे। देखिए, जब आप एल्गोरिदम की बात करते हैं तो थोड़ा सा पहले मैं आपको कंसेप्ट एल्गोरिदम, क्योंकि आप सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिदम, तो पहले आपको थोड़ा सा एल्गोरिदम का कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझा देते हैं ताकि सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको आसानी हो। बेसिकली ये टॉपिक्स आप डेटा स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट में पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन हम इनको क्विकली इनकी एक रिवीजन कर लेते हैं, इनको दोबारा देख लेते हैं कुछ टॉपिक्स को, ताकि आपको जो सब्जेक्ट है उसमें आपको कोई डिफ़िकल्टी फील ना हो। देखिए, एल्गोरिदम्स जो हैं वो हमारे पास, अगर हम कहें ब्रॉडली, मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ दो डिफरेंट कैटेगरीज़ में। एक कह लेते हैं करेक्ट एल्गोरिदम्स और एक हम कह लेते हैं इनकरेक्ट एल्गोरिदम्स। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि करेक्ट एल्गोरिदम कौन से एल्गोरिदम होते हैं। बेसिकली देखिए, अभी आपने पढ़ा है कि एल्गोरिदम क्या है। एक किसी भी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो टेक्निक है, जो रेसिपी है, जो मेथडोलॉजी है, उसको आप क्या कहते हैं? एल्गोरिदम कहते हैं। अब ये हमारे पास एल्गोरिदम है, इसमें डिफरेंट, मैंने आपको बताया था कि एल्गोरिदम की डेफिनेशन में इट इज़ द फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। फाइनाइट का मतलब ये है कि एल्गोरिदम कहीं ना कहीं टर्मिनेट ज़रूर होना चाहिए। अभी हम आगे देखते हैं इसको प्रॉपर्टीज़ या करैक्टरिस्टिक्स में स्टडी करेंगे। तो ये मेरे पास कुछ फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको मैं एल्गोरिदम कह रहा हूँ। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ये मेथडोलॉजी डेवलप की है। अब इसको हम करेक्ट एल्गोरिदम कब कहेंगे? जब देखिए, हर एल्गोरिदम में ये होता है कि आप सर्टन इनपुट्स देते हैं और फिर वो एल्गोरिदम जो है वो आपको क्या करता है, एक या एक से ज़्यादा आउटपुट्स प्रोड्यूस करता है। देखिए, टेक्निक या मेथडोलॉजी डेवलप करने का बेसिक मकसद ही यही होता है कि आप कोई आउटपुट डेवलप करना चाहते हैं, आप कोई रिज़ल्ट अचीव करना चाहते हैं, आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो सॉल्यूशन का मतलब ही आउटपुट होता है। तो बेसिकली तो हम आउटपुट में ही इंटरेस्टेड हैं, लेकिन हर आउटपुट सर्टेन नंबर ऑफ इनपुट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब आप इस एल्गोरिदम में ये इनपुट भेजेंगे और वो इंस्ट्रक्शंस जब एग्जीक्यूट होंगी वन बाय वन, उसके बाद आपके पास आउटपुट आएगा। तो इस एल्गोरिदम का जो आउटपुट है और जो आपका एक्सपेक्टेड आउटकम है, जो आप एक्सपेक्टेड आउटपुट है, एक्सपेक्टेड आउटकम है, यानी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पास आउटपुट आना चाहिए, और एल्गोरिदम जो आपको आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, आप उन दोनों का आपस में कंपैरिजन करेंगे। अगर एक्सपेक्टेड आउटकम में और जो एल्गोरिदम का आउटकम है आउटपुट है, और जो एक्सपेक्टेड आउटकम है और जो एल्गोरिदम का आउटपुट है, उसमें अगर गैप बहुत मिनिमल है, अब यहाँ पर ये गैप को मैंने रिप्रेजेंट किया है, जितना गैप मिनिमल होगा, यानी ये दोनों कर्व्स एक दूसरे के ऊपर आएंगी, एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करेंगी, एक दूसरे के, अब एक्सपेक्टेड आउटकम और हमारे पास जो एल्गोरिदम का आउटकम है, वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ साथ आ गए, गैप मिनिमाइज हो गया है, बहुत रिड्यूस हो गया है,
नेग्लिजिबल गैप है, तो उसको हम कहते हैं करेक्ट एल्गोरिदम। यानी आपने देखना है कि कितना गैप जो है उसको आप, अब ये देखें मतलब है प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी भी करता है और पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है कि आप कितना गैप अफोर्ड कर सकते हैं। बेसिकली करेक्ट एल्गोरिदम की डेफिनेशन तो ये है कि जब करेक्ट इनपुट पर आपका कोई भी एल्गोरिदम करेक्ट आउटपुट प्रोड्यूस करे तो उसको हम कहते हैं करेक्ट एल्गोरिदम। लेकिन करेक्ट का मतलब ये नहीं है कि मतलब है उसमें हम एल्गोरिदम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ऑप्टिमैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, यानी जो हमारे सामने एक एक्सपेक्टेड आउटकम होता है, हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये रिज़ल्ट आना चाहिए इस प्रॉब्लम का, तो हम देखते हैं कि कितना गैप हम अफोर्ड कर सकते हैं दोनों के दरमियान। अब ये एल्गोरिदम का आउटकम है, अगर ये गैप भी आपके लिए अफोर्डेबल है, आप इस गैप को अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप इसको करेक्ट एल्गोरिदम की कैटेगरी में ले जाएंगे। लेकिन एक ख़ास लेवल से ज़्यादा अगर ये गैप इंक्रीज़ कर जाए, लेट्स सपोज ये गैप यहाँ पर आ जाता है, अब ये गैप बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है दो कर्व्स के दरमियान, और ये गैप जो है वो आपके लिए अफोर्डेबल नहीं है, तो इस एल्गोरिदम को आप कौन सी कैटेगरी में लेकर जाएंगे? इनकरेक्ट एल्गोरिदम की कैटेगरी में लेकर जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि जब करेक्ट इनपुट पर आपके पास एक्सपेक्टेड आउटकम आना शुरू हो जाए तो इसको आप करेक्ट एल्गोरिदम कहेंगे, और जब करेक्ट इनपुट पर आपके पास एक्सपेक्टेड आउटकम नहीं आ रहा, वो आउटकम नहीं आ रहा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसको, या करेक्ट आउटपुट नहीं आ रहा, तो उस एल्गोरिदम को आप क्या कहेंगे? इनकरेक्ट एल्गोरिदम कहेंगे। फिर जब आप करेक्ट और इनकरेक्ट की बात करते हैं तो इसको आप फर्दर क्लासिफिकेशन की तरफ आप जाते हैं करेक्ट एल्गोरिदम की। उसमें आप फर्दर जो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं वो ये हो सकती है कि एक होते हैं ऑनलाइन एल्गोरिदम्स और दूसरे आप कह लें ऑफलाइन एल्गोरिदम्स। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एल्गोरिदम्स, देखिए ऑनलाइन एल्गोरिदम वो एल्गोरिदम होता है जिसमें आप कोई एल्गोरिदम आपसे रन टाइम पर इनपुट लेता है, यानी रन टाइम पर डायनामिकली आपसे इनपुट लेकर और आपको आउटकम प्रोड्यूस करता है, आउटपुट प्रोड्यूस करता है। उस एल्गोरिदम को हम क्या कहते हैं? ऑनलाइन एल्गोरिदम कहते हैं। और ऑफलाइन एल्गोरिदम वो एल्गोरिदम होता है जिसमें आप आउटपुट को पहले से एक फ़ाइल के अंदर या किसी भी मेमोरी स्ट्रक्चर में आप जो है पहले से स्टोर कर लेते हैं, और फिर यानी आपके पास जो इनपुट है वो पहले से कहीं स्टोर है, और जब आप एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो इनपुट लेकर उस फाइल से या किसी भी स्टोरेज स्ट्रक्चर से या किसी भी डेटा स्ट्रक्चर से, लेट्स सपोज आपका डेटा अरे में पड़ा है, स्टैक में पड़ा है, लिंक लिस्ट में है, ट्री में है, वहाँ से ये लेकर उसको एग्जीक्यूट करता है, मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस को हम एग्जीक्यूट करते हैं, और आखिर में हमारे पास एक आउटपुट आ जाता है। तो जब हमारे पास डेटा पहले से स्टोर हो और फिर एल्गोरिदम उसको हम एग्जीक्यूट करके आउटपुट्स हम जो है अपने आउटपुट्स को कैलकुलेट करते हैं या चेक करते हैं, उस एल्गोरिदम को हम कहते हैं ऑफलाइन एल्गोरिदम। और अगर रन टाइम पर, रियल टाइम पर डायनामिकली एल्गोरिदम में इनपुट जा रहा है और फिर उसकी बेस पर आपके पास आउटपुट्स आ रहे हैं, तो उस एल्गोरिदम को हम क्या कहेंगे? ऑनलाइन एल्गोरिदम। इस सब्जेक्ट में डेटा, ये जो आप डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम पढ़ेंगे, इसमें यूजुअली हम ऑफलाइन एल्गोरिथम्स को ज़्यादा उसकी बात करेंगे। किस ही हद तक हम ऑनलाइन एल्गोरिथम्स को आगे बात करेंगे, आगे जब हम एडवांस लेवल पर जाएंगे तो ऑनलाइन एल्गोरिथम्स की भी हम बात करेंगे, लेकिन मोस्टली इस सब्जेक्ट में जो हमारा फोकस होगा वो ऑफलाइन एल्गोरिथम्स के ऊपर होगा। यानी हमारी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि इनपुट हमारे पास पहले से किसी भी मेमोरी
स्ट्रक्चर में वो या किसी भी जो है ना हमारे पास स्टोरेज स्ट्रक्चर में वो पहले से मौजूद है, या वो फाइल में है, अरे में है, स्टैक में है, लिंक लिस्ट में है, या ट्री की फॉर्म में ऑर्गेनाइज हुआ हुआ है, या ग्राफ की फॉर्म में ऑर्गेनाइज हुआ हुआ है, डेटा पहले से अवेलेबल है हमारे पास। और अच्छा देखें, अभी हमने बात की है कि एल्गोरिदम्स को हमने दो मुख्तलिफ उससे पढ़ने हैं पॉइंट ऑफ व्यू से, एक एनालिसिस और एक डिज़ाइन। तो पहले मैं ज़रा डिज़ाइन के हवाले से भी कुछ आपके साथ बात कर लूँ कि जब भी आपने एज ए डिज़ाइनर, यानी किसी भी एल्गोरिदम को जब आपने डिज़ाइन करना होता है, उसकी मेथडोलॉजी डेवलप करनी होती है, तो कुछ आपको प्रॉपर्टीज़ जो है उसकी एल्गोरिदम की आपको जहन में रखनी चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टीज़ को आप फॉलो करके एल्गोरिदम को वो डिज़ाइन करेंगे, या उसकी वो जो मैंने आपको बताया कि मेथडोलॉजी या टेक्निक्स को डेवलप करेंगे, तो फिर आगे जो फर्दर एनालिसिस है उस एल्गोरिथम का वो भी बहुत इजी होगा। तो अभी हमारा मतलब है जो है नेक्स्ट टॉपिक है, एक लिहाज से हम कह सकते हैं कि हम एल्गोरिदम की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले मैं इसको डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, और फिर इसको मैं इसको एनालिसिस के साथ को रिलेट करूँगा। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ में मतलब हमें फॉलो करनी चाहिए, या एक एल्गोरिदम के अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए एक बेस्ट एल्गोरिदम के अंदर। तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है इनपुट, सेकंड है आउटपुट, थर्ड फाइनाइटनेस, फोर्थ डेफिनेटनेस, फिफ्थ एलिगेंट, एफिशिएंट, और लास्ट में है कंसाइज एंड कम्पैक्ट। देखें, एज ए डिज़ाइनर जब भी आप किसी एल्गोरिथम को आप डिज़ाइन करते हैं, तो उसके लिए जो है आप एज ए डिज़ाइनर किन प्रॉपर्टीज़ को आप माइंड में रखेंगे, या एक एल्गोरिथम के अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो वो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है इनपुट, यानी हर एल्गोरिदम के अंदर कुछ वैल्यूज़ को आपने क्या करना होगा, इनपुट करना होगा। यानी कोई एल्गोरिदम बगैर इनपुट के नहीं हो सकता। देखिए, अभी आपको मैंने बताया कि बेसिकली एल्गोरिदम किसको रिप्रेजेंट करता है, किसी रेसिपी को, किसी टेक्निक को, किसी मेथडोलॉजी को, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को, फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, या एक आप कह सकते हैं कि ये एक मैथमेटिकल टूल है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मैथमेटिकल टूल भी हम इसे कह सकते हैं, या एक मैथमेटिकल एंटिटी है जिसके साथ हम जो है मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। तो बेसिकली जो एल्गोरिदम है वो डिपेंड करता है इनपुट के ऊपर कि आप उस एल्गोरिदम को क्या इनपुट देने जा रहे हैं। तो जो भी टेक्निक होगी, हर टेक्निक जो है वो इनपुट के ऊपर डिपेंड करेगी। तो कह सकते हैं कि कोई भी एल्गोरिदम जो है वो बग़ैर इनपुट के नहीं हो सकता। इसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास आउटपुट। हर एल्गोरिदम एक या एक से ज़्यादा जो है वो आउटपुट्स क्या करे, प्रोड्यूस करे। हर एल्गोरिदम एक या एक से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करे। कहने का मकसद ये हुआ कि कोई एल्गोरिदम बगैर आउटपुट के भी नहीं हो सकता। देखें, जब हम कहते हैं कि एल्गोरिदम ने क्या करना है, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, उनके लिए हमने मेथडोलॉजी डेवलप करनी है, तो फिर हर एल्गोरिदम के लिए फिर आउटपुट भी कंपलसरी हो जाएगा। तो सॉल्यूशन उसका क्या होगा, उसका आउटपुट होगा। यानी जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड पहले हम डेटा इनपुट करेंगे, और जो सॉल्यूशन है वो बेसिकली आउटपुट को ही रिप्रेजेंट करता है। तो एक या एक से ज़्यादा हमारे पास आउटपुट्स होने चाहिए। फाइनाइटनेस का मतलब ये है कि हर एल्गोरिदम किसी न किसी स्टेज पर टर्मिनेट ज़रूर होना चाहिए, कहीं किसी स्टेज पर जाके
स्टॉप होना चाहिए। कोई भी एल्गोरिदम इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि आप मतलब ये आपका एल्गोरिदम रन हो रहा है और कोई भी आउटपुट हमारे पास नहीं आ रहा। इनफाइनाइट टाइम के लिए वो इंस्ट्रक्शंस जो है वो एग्जीक्यूट हो रही हैं, रन हो रही हैं। तो ये अगेंस्ट द रूल है। हमारे पास एल्गोरिदम के अंदर कौन सा होना चाहिए, फाइनाइटनेस का एलिमेंट भी या उसकी प्रॉपर्टी भी हमें क्या करनी होगी, एड्रेस करनी होगी। नेक्स्ट है डेफिनेटनेस। आप जब एल्गोरिदम लिखते हैं तो उस एल्गोरिदम के अंदर जो आप इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं वो क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल अनएम्बिगुअस होनी चाहिए, अनएम्बिगुअस। अब एम्बिग्विटी का यहाँ पर क्या मतलब है, यहाँ पर देखें फॉर एग्जांपल, देखिए मैंने अभी आपको बताया है कि जो एल्गोरिदम है वो बेसिकली टेक्निक को डील करता है, एक मेथडोलॉजी को डील करता है। और ये मेथडोलॉजी हम क्यों डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि हम इस प्रॉब्लम को अल्टीमेटली कंप्यूटर पर जाके इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। मैंने आपको कहा था कि मैंने एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की थी, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स। कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स मीन यानी वो प्रॉब्लम जिनको आप कंप्यूटर पर सॉल्व करेंगे। तो अल्टीमेटली हम इस मेथडोलॉजी को कंप्यूटर के ऊपर इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन जब होगी तो वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू होगी। फिर तो प्रोग्रामर जब उसके लिए कोई प्रोग्राम लिखेगा इस एल्गोरिदम को देखते हुए, तो उस प्रोग्रामर को हर एल्गोरिदम के अंदर जो इंस्ट्रक्शन है उसके एक क्लियर कट मीनिंग या एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। किसी भी इंस्ट्रक्शन या किसी भी स्टेप से वो एक से ज़्यादा मीनिंग अखज़ न कर सके। अगर किसी भी इंस्ट्रक्शन से वो मल्टीपल मीनिंग्स ड्राइव करता है तो इसका मतलब है वो इंस्ट्रक्शन क्या है, एम्बिगुअस है। और हमने तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शंस ये जो आपने एल्गोरिदम के अंदर लिखी हैं, इस एल्गोरिदम को आपने डिफ़ाइन किया था, बहुत मतलब है जो फर्स्ट लेवल पर आपने डिफ़ाइन किया था, यानी जो इनिशियल इसकी डेफिनेशन दी थी वो तो आपने सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही दिया था। तो जो इंस्ट्रक्शंस आपने दिए हैं वो क्या होनी चाहिए, अनएम्बिगुअस होनी चाहिए। उनके मल्टीपल, किसी भी इंस्ट्रक्शन के मल्टीपल मीनिंग नहीं होने चाहिए। यानी प्रोग्रामर टू प्रोग्रामर किसी भी इंस्ट्रक्शन की जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है वो वेरी नहीं करनी चाहिए कि एक प्रोग्रामर उस इंस्ट्रक्शन को किसी एक एंगल से देख रहा है, दूसरा कोई और एंगल से, तो उसकी फिर वो इम्प्लीमेंटेशन चेंज होती जाएगी, तो उसके अंदर एम्बिग्विटी आ जाएगी, वो डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं आएगा। एलिगेंट का मतलब ये है कि एल्गोरिथम क्लियर होना चाहिए, हर इंस्ट्रक्शन क्लियर होनी चाहिए, ईजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। तो उस एल्गोरिथम को फिर हम क्या कहते हैं, एलिगेंट एल्गोरिथम कहते हैं। एफिशिएंट, देखिए जब आप किसी भी एल्गोरिदम की एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो मैंने तो आपको बताया था कि काफ़ी डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप बात करते हैं। तो फ़िलहाल चले हम दो समझने के लिए दो उसके जो है क्राइटेरियाज देख लेते हैं। टाइम और मेमोरी स्पेस की अभी आपको समझाने के लिए बात कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने एक एल्गोरिदम डेवलप किया है, एक टेक्निक डेवलप की है, तो वो प्रॉब्लम को टाइमली सॉल्व करे। इन टर्म्स ऑफ टाइम का मतलब ये है कि वो एल्गोरिदम जो है प्रॉब्लम को टाइमली सॉल्व करे और मेमोरी स्पेस को अननेसेसरी वेस्ट ना करे। तो फिर उस एल्गोरिदम को हम क्या कहेंगे, एफिशिएंट एल्गोरिदम कहेंगे। यानी प्रॉब्लम टाइमली सॉल्व हो रहा है और विदाउट वेस्टिंग द मेमोरी स्पेस हम उस प्रॉब्लम का सलूशन अचीव कर रहे हैं, आउटपुट अचीव कर रहे हैं, तो उस एल्गोरिदम को हम क्या कहेंगे, एफिशिएंट। इसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि हमारा तो सारा सब्जेक्ट पढ़ने का मकसद ही यही एनालिसिस में एफिशिएंसी को डिटरमिन करना होगा, परफॉर्मेंस को डेवलप करना होगा। फ़िलहाल मैंने आपको समझाने के लिए एक छोटी सी या इजी सी एक एग्जांपल दी है कि टाइमली सॉल्व है, जो भी प्रॉब्लम है वो टाइमली सॉल्व होना चाहिए। टाइम का जो है ना एक बाउंड, टाइम का एक मतलब है अगर आप एक बेस लाइन डेवलप कर लेते हैं तो उस बेस लाइन से नीचे नहीं जाना चाहिए। यानी जो है मतलब है अननेसेसरी डिले नहीं होना चाहिए उसमें, उस बेस लाइन को क्रॉस कर गया। यानी अगर आप
का जो एल्गोरिदम है वो एक बेस लाइन को क्रॉस कर जाता है, तो इसका मतलब है उस एल्गोरिदम में डिले आ रहा है अननेसेसरी, वो टाइमली उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा। तो डिले जो है इसको हम कह सकते हैं विदाउट एनी डिले, टाइम का जो मैक्सिमम बाउंड है उसको क्रॉस न करने पाए, और मेमोरी को जो है वो अननेसेसरी वेस्ट न करे, मतलब मेमोरी को वो एफिशिएंटली यूज़ करे। आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा था, लेट्स सपोज अगर प्राइमरी मेमोरी है तो उसके अंदर बहुत लिमिटेड कैपेसिटी होती है, सेल्स होती हैं और उनके अंदर डेटा स्टोर होता है, और अगर मेमोरी अननेसेसरी वेस्ट हो तो अल्टीमेटली आपके सॉफ्टवेयर की जो स्पीड है वो भी इफ़ेक्ट होती है, तो फिर टाइम पर भी उसका जो है एक बहुत बड़ा असर होगा। लिहाजा हमने मेमोरी को विदाउट वेस्ट किए उस प्रॉब्लम का सलूशन अचीव करना है, तो उसको हम कहेंगे एफिशिएंट एल्गोरिथम। कंसाइज एंड कम्पैक्ट का मतलब ये है कि आप किसी भी एल्गोरिदम के अंदर अननेसेसरी इंस्ट्रक्शंस ना लिखें। एल्गोरिदम आपका कंसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, कम्पैक्ट होना चाहिए। अगर आप अननेसेसरी इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे तो वो अननेसेसरी एल्गोरिदम लेंथी हो जाएगा। अगर वो लेंथी होगा तो फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन में वो प्रोग्राम भी उसका जो है बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, और फिर अननेसेसरी उसमें डिले भी आ सकता है, वो मेमोरी को भी वेस्ट कर सकता है। तो लिहाजा किसी भी एल्गोरिदम को डेवलप करने के लिए आप उसकी इन प्रॉपर्टीज़ को सामने रखेंगे। अच्छा देखें, ये प्रॉपर्टीज़ अभी जो है मैंने आपको मेथडोलॉजी डेवलप करने के लिए यानी डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन किए, लेकिन यही प्रॉपर्टीज़ जो है फिर एनालिसिस में भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि जब आपने एल्गोरिदम का एज ए एनालिस्ट उसका एनालिसिस करना है, आपने एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करना है, तो उसमें भी इनपुट्स को आपने सामने रखा। एनालिसिस जो है उसमें आपके इनपुट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, फिर आपका आउटपुट भी, यानी मैंने अभी आपको बताया था कि वो गैप आप एवेल्यूएट करते हैं। तो जब तक आपके पास एक्सपेक्टेड आउटकम का एक आउटपुट का एक आइडिया ना हो, और फिर एल्गोरिदम क्या आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है और कैसे आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, आया आउटपुट प्रोड्यूस कर भी रहा है या आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हो रहे, तो वहाँ पर भी जो आउटपुट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे हमारे लिए। फाइनाइटनेस का एलिमेंट जो है हमारे लिए एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। अच्छा, डेफिनेटनेस, जब आपकी एल्गोरिदम्स की इंस्ट्रक्शंस एम्बिगुअस होंगी तो फिर आपका एनालिसिस कैसे एफिशिएंट हो सकता है, आप उसकी परफॉर्मेंस को कैसे ऑप्टिमली एवेल्यूएट करेंगे। तो वहाँ पर जो डेफिनेटनेस है वहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी। एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी देखें मैंने अभी आपको बात की है कि अगर आप एल्गोरिदम को ऐसे डेवलप करें कि उसमें अननेसेसरी टाइम में डिले आ रहा है या मेमोरी वेस्ट हो रही है, तो फिर तो एनालिसिस में वो आप अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर पा रहे। यानी आप तो ऑप्टिमैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करते हैं, आपने टेक्निक्स को बेस्ट से बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एवेल्यूएट करना होता है, और वहाँ पर अगर आप मेमोरी को वेस्ट कर रहे हैं या टाइम डिले आ रहा है तो फिर एनालिसिस का क्या मकसद हुआ। तो लिहाजा वहाँ पर भी एनालिसिस में यहाँ पर अगर ये पॉइंट्स अगर आप डिज़ाइन के वक्त फोकस करेंगे तो फिर आगे आपका एनालिसिस भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपका जो है ना क्या आएंगे आपके पास, यानी परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन के जो रिजल्ट्स होंगे वो भी ज़्यादा अच्छे तरीके से आएंगे। एल्गोरिदम कंसाइज और कम्पैक्ट होगा तो एनालिसिस में आपको जो है अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। यानी अगर एक एल्गोरिदम है वो 3 स्टेप्स में आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है और आप उसके लिए अननेसेसरी जो है 15-16 स्टेप्स लिख लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि फिर आप अननेसेसरी इन स्टेप्स को जो है उनकी परफॉर्मेंस को भी एवेल्यूएट करेंगे, क्योंकि एल्गोरिदम की जब आप परफॉर्मेंस एवेल्यूएट करते हैं तो हर इंस्ट्रक्शन की परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है कि वो कैसे जो है उसको जो है इफ़ेक्ट करती है ओवरऑल परफॉर्मेंस को। तो जब आपके पास अननेसेसरी इंस्ट्रक्शंस होंगी तो आप उनकी जब परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करेंगे तो वो ओवरऑल जो आपकी एनालिसिस होगी उसको भी क्या करेगा, इफ़ेक्ट करेगा। तो लिहाजा ये जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई हैं पहले डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी जब आप मेथडोलॉजी को डेवलप करते हैं तब भी ये प्रॉपर्टीज़ एज ए डिज़ाइनर आपके जहन में होनी चाहिए, और यही प्रॉपर्टीज़ जो हैं, यही करैक्टरिस्टिक्स जो हैं फिर एनालिसिस में भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अभी हम देख लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम्स कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं। देखिए मैंने आपको कहा है कि बेसिकली तो एल्गोरिदम का जो ताल्लुक़ है वो टेक्निक्स की डेवलपमेंट के साथ है, मेथडोलॉजीज़ को डेवलप करना है।
तो डेली लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, जहाँ भी आप मेथडोलॉजी को डेवलप करने की बात करते हैं, कोई टेक्निक डेवलप करने की बात करते हैं, चाहे वो कुकिंग है या डेली लाइफ से रिलेटेड कोई भी और एक्शंस हैं आपके, उसमें आपको एल्गोरिदम्स की ज़रूरत होती है। जब भी टेक्निक की बात करेंगे तो एल्गोरिदम दरमियान में इन्वॉल्व हो जाएगा। लेकिन हम इसको कंप्यूटर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा देख लेते हैं। वैसे तो इसकी एवरीडे लाइफ में हर जगह पर एप्लीकेशन है, लेकिन कंप्यूटर में इसकी कहाँ कहाँ पर एप्लीकेशंस हैं उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जो है मैंने सबसे टॉप पर जो लिया है वो सॉर्टिंग और सर्चिंग लिया है। सॉर्टिंग का मतलब ये है कि जब आप मुख्तलिफ़ आइटम्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो या डिसेंडिंग ऑर्डर हो, उसको हम कहते हैं सॉर्टिंग। और सर्चिंग का मतलब ये होता है कि जब आप किसी पर्टिकुलर आइटम को फाइंड आउट करते हैं उसको हम कहते हैं सर्चिंग। सर्चिंग देखें, जैसा आप सर्च इंजन यूज़ करते हैं उसमें आप डिफरेंट क्वेरीज पुट करते हैं सर्च इंजन में, तो वो मुख्तलिफ़ साइट्स को सर्च करके आपको रेलिवेंट रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस करता है अल्फ़ाबेट। अच्छा, फिर वहाँ पर जो मोस्ट रेलिवेंट वेबसाइट्स होती हैं वो टॉप पर आ जाती हैं, उसको प्रायोरिटाइज़ करके टॉप पर लाता है, और जो रेलिवेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती या कम रेलिवेंट होती हैं उनको वो बॉटम पर ले जाता है। तो फिर वहाँ पर सॉर्टिंग इन्वॉल्व हो जाती है। तो सर्च इंजन्स में आप सर्चिंग के वो जो है मुख्तलिफ़ टेक्निक्स को आप यूज़ कर रहे होते हैं, और फिर जब आपके पास आउटपुट्स आ जाते हैं, मोर देन वन आउटपुट्स आ जाते हैं या मल्टीपल आउटपुट्स आ जाते हैं, तो फिर आप उनको रेलिवेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर लेते हैं, सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको एल्गोरिदम्स की ज़रूरत होगी। इंटरनेट में भी एल्गोरिदम्स बहुत ज़्यादा आप मतलब है आपका उसकी एप्लीकेशन है। वैसे तो इसकी मल्टीपल एप्लीकेशंस है इंटरनेट में, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए सिर्फ एक एप्लीकेशन की बात कर लेता हूँ। जैसा इंटरनेट में आपके पास जो डेटा होता है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज डेटा होता है, लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा होती हैं। तो उस डेटा मैनेजमेंट के लिए आप क्या करते हैं, एल्गोरिदम्स को यूज़ करते हैं। वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ऑप्टिमैलिटी की ज़रूरत होती है, बेस्ट से बेस्ट टेक्निक्स की ज़रूरत होती है इन टर्म्स ऑफ डेटा मैनेजमेंट, क्योंकि ह्यूज डेटा होता है, लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा होते हैं आपके पास। तो आप उसको कैसे एफिशिएंटली मैनेज करेंगे, आपकी जो मैनेजमेंट है वो एफिशिएंट कैसे होगी इन टर्म्स ऑफ डेटा, तो उसके लिए फिर आपको जो है एल्गोरिदम्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उसकी एक एप्लीकेशन हम इंटरनेट में कह सकते हैं कि एल्गोरिदम इंटरनेट में हैवीली यूज़ हो रहे हैं। डेटा मैनेजमेंट के अलावा भी इसकी बहुत सारी आप इसके वो एप्लीकेशंस देख सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए फ़िलहाल मैंने सिर्फ एक ही एग्जांपल पर इत्तफाक किया है। इसके अलावा कंपाइलर कंस्ट्रक्शन, इसकी आप एग्जांपल ले सकते हैं। देखें, आप जब कंपाइलर डेवलप करते हैं, कंपाइलर का मकसद ही यही होता है कि वो जो है वो आपके प्रोग्राम को क्या करता है, उसकी मशीन कोड्स डेवलप करता है। फाइनल मतलब जो आपका सोर्स कोड होता है उसको ऑब्जेक्ट कोड्स में कन्वर्ट करता है। तो वहाँ पर भी ऑप्टिमैलिटी की ज़रूरत होती है कि मतलब है जो कन्वर्जन होती है सोर्स कोड की इनटू ऑब्जेक्ट कोड, वो ऑप्टिमली होना चाहिए। ऑप्टिमल ऑब्जेक्ट कोड्स हमारे पास डेवलप होने चाहिए। तो उसके लिए फिर आपको ऑप्टिमैलिटी की डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करनी पड़ती हैं, मेथडोलॉजीज अप्लाई करनी पड़ती हैं। तो कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में भी हमारे पास एल्गोरिदम्स की एक बहुत बेस्ट एक एग्जांपल है एप्लीकेशन की। इसके अलावा लैन और वैन है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, वैन जो है वो वाइड एरिया नेटवर्क है। इसमें भी एल्गोरिदम्स की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन यहाँ पर समझाने के लिए मैं सिर्फ एक एग्जांपल पर इत्तफाक कर लेता हूँ। जैसा राउटिंग है, तो जब आपका डेटा मूव करता है उसके लिए आप मूवमेंट के लिए, डेटा की मूवमेंट के लिए आप राउटर्स को यूज़ करते हैं, और राउटर्स की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आप डिफरेंट एल्गोरिथम्स यूज़ करते हैं राउटिंग के। तो राउटिंग के लिए फिर जो है हमारे पास जो है वो ऑप्टिमैलिटी का एक फैक्टर आ जाता है कि हमें बेस्ट से बेस्ट या शॉर्टेस्ट रूट फॉलो करके डेटा को वो करना होता है, ट्रांसमिट करना होता है लोकल एरिया या वाइड एरिया नेटवर्क्स में। तो वहाँ पर भी हमारे पास ऑप्टिमैलिटी के लिहाज से मतलब है, देखें जहाँ पर मतलब है यहाँ पर मैं एल्गोरिदम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट का बेसिक मकसद ही पढ़ने का यही है कि आप ऑप्टिमल टेक्निक्स की बात करेंगे। तो राउटिंग में भी आपको ऑप्टिमैलिटी की ज़रूरत होगी। इसके अलावा सिक्योरिटी है, नेटवर्क सिक्योरिटी है।
जिसमें मतलब है आप नेटवर्क को सिक्योर करना चाहते हैं, उसमें जो क्रिप्टोग्राफी के डिफरेंट आप टेक्निक्स यूज़ करते हैं, वहाँ पर भी आप बेस्ट से बेस्ट टेक्निक्स के थ्रू आप नेटवर्क को सिक्योर करेंगे ताकि जो आपका डेटा है वो सिक्योर हो जाए इन नेटवर्क पर और कोई अनऑथोराइज यूज़र जो है उसको वो डैमेज ना कर सके। इसमें आप आगे जो है जैसा मोबाइल आप जो डिवाइसेस यूज़ करते हैं, इसमें पब्लिक की प्राइवेट की का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। आगे आप एल्गोरिदम्स में एडवांस लेवल पर आप पढ़ेंगे, क्रिप्टोग्राफी के भी डिफरेंट एल्गोरिदम्स आप देखेंगे। यहाँ जो स्टूडेंट्स आगे नेटवर्क में स्पेशलाइजेशन करते हैं तो वहाँ पर ये क्रिप्टोग्राफी एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट वो पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पर सारे जो है एल्गोरिदम्स ही आप स्टडी करेंगे सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बेस्ट से बेस्ट टेक्निक्स को यूज़ करके आप उसको क्या करेंगे, सिक्योरिटी को मैनेज करेंगे। इसकी एक और एप्लीकेशन है इमेज प्रोसेसिंग। हमें इमेजेस को प्रोसेस करने के लिए भी बेस्ट टेक्निक्स की ज़रूरत होती है, ऑप्टिमल टेक्निक्स की ज़रूरत होती है। डैट कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इमेज प्रोसेसिंग। इसकी तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इमेज प्रोसेसिंग की। जैसा इस वक्त ये वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है तो ये भी एक इमेज प्रोसेसिंग है जो आप देख रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर। लेकिन आपको समझाने के लिए फ़र्दर कुछ और एप्लीकेशंस ले लेता हूँ, जैसा मेडिकल डायग्नोसिस है, आप सीटी स्कैन करते हैं, एमआरआई करते हैं, इसके अलावा एंजियोग्राफी वगैरह, वो जो डिफरेंट आप मतलब है डिजीज़ेस को डिटेक्ट करने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए आप वहाँ पर डिफरेंट कंप्यूटर इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, तो उनमें एल्गोरिदम्स बैक एंड पर यूज़ हो रहे होते हैं। और सारे के सारे मतलब है जो एल्गोरिदम है उसमें भी परफॉर्मेंस का एक बहुत बड़ा इशू है, मतलब है कि रियल टाइम पर आपकी जो है वो इमेज आना चाहिए और एक्यूरेसी उसमें होनी चाहिए। तो वहाँ पर भी जो है वो ऑप्टिमैलिटी का एक बहुत बड़ा इशू है। जैसा फॉर एग्जांपल अगर आप सीटी स्कैन करते हैं और उसमें एक्यूरेसी का लेवल या एलिमेंट कम है, या एमआरआई है, आप स्पाइनल कॉर्ड को जो है ना उसका एक इमेज लेना चाहते हैं, तो उसमें एक्यूरेसी और रियल टाइम इनपुट आउटपुट आना चाहिए आपके पास। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, उसमें भी आपको ऑप्टिमैलिटी को एड्रेस करना होगा। इसके अलावा डीएनए टेस्टिंग एक एग्जांपल ले सकते हैं। डीएनएस को टेस्ट करने के लिए भी हम जो है एल्गोरिदम्स को यूज़ करते हैं, और वहाँ पर भी हमारा जो फोकस होता है वो बेस्ट से बेस्ट टेक्निक्स डेवलप करना है ताकि आप डीएनए को इफ़ेक्टिवली एफिशिएंटली क्या कर सकें, डिटेक्ट कर सकें, उसको टेस्ट कर सकें। तो ये मैंने कुछ एक आपको एप्लीकेशन समझाई हैं जो कि आप कंप्यूटर साइंस में मतलब एल्गोरिदम्स की जो है एप्लीकेशंस को देखते हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप आखिर एल्गोरिदम्स में इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं, क्यों आप ये सब्जेक्ट आप इस पर इतना फोकस कर रहे हैं और ऑप्टिमैलिटी की बात कर रहे हैं। तो कंप्यूटर में बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं जो कि बग़ैर एल्गोरिदम के पॉसिबल नहीं हैं, और फिर एल्गोरिदम में भी आप बेस्ट से बेस्ट टेक्निक को एड्रेस करेंगे। तो लिहाजा एल्गोरिदम ये जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इसकी जो है इम्पॉर्टेंस को देखने के लिए मैंने आपको एप्लीकेशंस को एक्सप्लेन किया है। जब हम एल्गोरिदम की बात करते हैं तो फिर एल्गोरिदम के साथ यहाँ पर मैंने प्रोग्रामिंग को ज़रा को रिलेट करके आपके साथ कुछ डिस्कशन करनी है। बेसिकली जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं एल्गोरिदम्स, तो इसके साथ क्योंकि एल्गोरिदम मैंने अभी आपको बताया है कि एक टेक्निक को रिप्रेजेंट करता है जो कि सर्टन इनपुट्स को लेकर आउटपुट्स प्रोड्यूस करता है, और फिर यही टेक्निक अल्टीमेटली जब आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आपको किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करना होता है। तो बेसिकली इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंप्यूटर प्रोग्रामर्स की। तो एज ए डिज़ाइनर जब आप एल्गोरिदम को डिज़ाइन करते हैं, किसी भी टेक्निक को डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर आपको ग्रिप हो या उसको इम्प्लीमेंटेशन डिटेल मतलब जो प्रोग्रामिंग की नो हाउ है जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं वो नेसेसरी नहीं है कि आप मतलब ये किसी भी डिज़ाइनर के लिए इतनी वो
उसकी, यानी वो एसेंशियल नहीं है उसके लिए, वो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोग्रामिंग जो है ना उसको भी अंडरस्टैंड करता हो, लेकिन अगर एक डिज़ाइनर अगर प्रोग्रामिंग डिटेल्स को अंडरस्टैंड करता हो तो फिर वो एक बेस्ट या ऑप्टिमल टेक्निक जो है डिवाइस कर सकता है। यानी अगर उसको पता है कि अल्टीमेटली इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस लैंग्वेज में होनी है, किस तरह होनी है, और उसको जो है ना प्रोग्रामिंग की, यानी वो खुद एक अच्छा प्रोग्रामर भी है, साथ साथ प्रोग्रामिंग को भी अंडरस्टैंड करे और साथ टेक्निक भी, मेथडोलॉजी भी एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर जो है वो डिवाइस कर रहा है, उसके लिए मेथडोलॉजी भी डेवलप कर रहा है। तो जब डिज़ाइनर्स जो हैं वो प्रोग्रामिंग स्किल्स को भी साथ डेवलप कर लेते हैं या उसकी प्रोग्रामिंग की डिटेल्स भी उनको अच्छे तरीके से बखूबी उनको पता होती है, तो फिर वो जो एल्गोरिथम्स को डिज़ाइन करते हैं या एज ए एनालिस्ट किसी भी एल्गोरिथम को जब एनालाइज करते हैं तो वो उसके रिजल्ट्स बहुत बेहतर आ सकते हैं, मतलब ऑप्टिमली आप उसको जो है ना एनालाइज कर सकते हैं या बेस्ट वे से आप कोई भी टेक्निक को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग ज़रूरी नहीं है कि किसी भी एनालिस्ट को या डिज़ाइनर को प्रोग्रामिंग आती हो, लेकिन प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना ये आपके लिए एक मतलब है, उसमें आपको हेल्प कर सकता है बेस्ट टेक्निक्स को डेवलप करने में। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एल्गोरिथम जो है वो हम एज ए कंप्लीट मैथमेटिकल एंटिटी के तौर पर देखेंगे। देखिए, जब भी कोई आपके पास रियल लाइफ प्रॉब्लम होता है, आप उसको कंप्यूटर पर सॉल्व करना चाहते हैं प्रॉब्लम्स को, तो हमारे पास डिफरेंट प्रॉब्लम्स को मॉडल करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं, वो हम बाद में बात करेंगे इसके ऊपर। लेकिन फिलहाल मैं एक मॉडल की बात करता हूँ, मैथमेटिकल मॉडल। यानी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप उसके लिए क्या करें, मैथमेटिकल मॉडलिंग करें, आप उसके लिए कोई मैथमेटिकल मॉडल डेवलप करें। उसके लिए मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन करें और फिर उसको आप क्या करें, उसके लिए फिर आप अल्टीमेटली किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू आप उसको इंप्लीमेंट करें, तो वो प्रॉब्लम आपका क्या हो जाएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा, आपके पास सॉल्यूशंस आएंगे। अब जितना ये मॉडल एफिशिएंट होगा उतना आपके पास रिजल्ट्स भी बेस्ट होंगे, यानी वो गैप जो भी मैंने आपको जिक्र किया था लेक्चर के शुरू में, वो गैप मिनिमाइज हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि बेसिकली तो एल्गोरिथम्स को आपने टोटली एज ए मैथमेटिकल एंटिटी देखना है, आपने प्रॉब्लम को कैसे मैथमेटिकली सॉल्व करना है, मैथमेटिकल मॉडल, यानी आपने एल्गोरिथम्स में मॉडल्स को आपने देखना है, मॉडलिंग करनी है, आपने उसके लिए मैथमेटिकल मॉडलिंग करनी है किसी भी प्रॉब्लम के लिए। और इसके साथ जो लो लेवल डिटेल्स हैं, जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम, आप मतलब है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल होगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या ऑपरेटिंग सिस्टम से ऊपर आप एक हायर लेवल पर हार्डवेयर डिटेल आप देख लें। हार्डवेयर डिटेल है आपके पास जिसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आ जाती हैं, आपकी मेमोरी आ जाती है, आपकी सेकेंडरी स्टोरेज आ जाती है, इसके अलावा जो है नेटवर्क से रिलेटेड अगर कोई वो है मतलब इश्यूज हैं वो आ जाते हैं, जैसा बैंडविड्थ के इश्यूज हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा प्रोसेसर, हाँ जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसेसर की जो परफॉर्मेंस है हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी जो प्रोसेसर है वो किस किस्म का है। तो हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अलावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक कोई टेक्निक डेवलप करते हैं लेकिन उसके लिए उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई सपोर्ट मौजूद नहीं है, तो बहरहाल ये डिफरेंट इश्यूज हैं इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड, इनको इनिशियली आप जो है कंसिडर नहीं करते एज ए डिज़ाइनर या एज ए एनालिस्ट। यानी जब भी आप किसी एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो बेसिकली आप उसके मॉडल को टेस्ट कर रहे होते हैं, उसके मैथमेटिकल मॉडल की जो परफॉर्मेंस है उसकी आप एवेल्युएशन कर रहे होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ दी हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिटेल्स।
तो या आप जो है फॉर एग्जांपल इस तरह कह लें कि जब आप किसी एल्गोरिदम को डिज़ाइन करेंगे, कोई मेथडोलॉजी डेवलप करेंगे, तो उसमें भी आपने फोकस जो है वो मॉडल के ऊपर रखनी है, यानी उस प्रॉब्लम की मॉडलिंग के ऊपर आपने फोकस करना है, उसकी मेथडोलॉजी के ऊपर आपने फोकस करना है। उसमें आपने जो लो लेवल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हैं उनको आपने सामने नहीं रखना, मतलब फुल उसके ऊपर फोकस नहीं रखना। हाँ, अगर आप उस पर किसी हद तक हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर किसी हद तक आप रिलाई करते हैं, तो आप मतलब जो मॉडल डेवलप करेंगे वो ज़्यादा ऑप्टिमल होगा। लेकिन टोटली जो आपका मॉडल है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। बेसिकली सब्जेक्ट का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एल्गोरिदम एज ए टेक्नोलॉजी। देखें, जो हमारे पास बेस्ट या जो एफिशिएंट एल्गोरिथम होते हैं कैन सॉल्व द प्रॉब्लम मोर एफिशिएंटली, या इसको आप ऑप्टिमली कह सकते हैं, then other techniques oblique algorithms। तो जो बेस्ट एल्गोरिदम्स हैं वो प्रॉब्लम को ज़्यादा ऑप्टिमली या एफिशिएंटली सॉल्व करेंगे देन दैट ऑफ अदर एल्गोरिदम्स। फॉर एग्जांपल क्या मतलब, आपके पास एल्गोरिदम है ए, बी, सी, डी और ये सारे एल्गोरिदम हैं आपके पास, और आपने इसकी जब परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट किया है तो लेट्स सपोज आपने बी को सबसे ज़्यादा बेस्ट या ऑप्टिमल एल्गोरिदम डिक्लेयर किया है एनालिसिस के बाद, तो इसका मतलब ये जो बी की परफॉर्मेंस होगी या प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो मेथडोलॉजी होगी या अप्रोच होगी या प्रॉब्लम को हिट करने की अप्रोच होगी, वो रेस्ट ऑफ दी एल्गोरिदम्स जो हैं जिसमें ए है, सी है और हमारे पास डी है, उससे ज़्यादा बेस्ट होगी। तो एज़ कम्पेयर टू अदर एल्गोरिदम्स, जो बेस्ट एल्गोरिदम होते हैं, एफिशिएंट एल्गोरिदम है, वो प्रॉब्लम को ज़्यादा एफिशिएंटली सॉल्व करते हैं। देखें, एल्गोरिदम की अभी मैंने आपको बताया कि अल्टीमेटली जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होती है। तो लैंग्वेजेस आपको पता है कि कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट इज़ कॉल्ड द सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मतलब जब आप प्रोग्राम्स को डेवलप करते हैं तो अल्टीमेटली तो बैक एंड पर वही एल्गोरिदम या अप्रोच ही फायर हो रही होती है, वही एग्जीक्यूट हो रही होती है। और हर सॉफ्टवेयर आपको पता है कि किसी न किसी पर्टिकुलर हार्डवेयर के ऊपर रन होता है। अब देखें, आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों ने शायद पढ़ा हो इनिशियल सेमेस्टर्स में कि मूर्स लॉ के मुताबिक जो है आफ्टर एवरी 16 वीक्स जो हार्डवेयर की परफॉर्मेंस है, आफ्टर एवरी 16 वीक्स जो हार्डवेयर की परफॉर्मेंस है वो 4 टाइम्स हो जाती है। हार्डवेयर की जो परफॉर्मेंस है वो 4 टाइम्स हो जाती है। यानी आपके जो हार्डवेयर की ग्रोथ है या उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कितनी मतलब उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। एक लिहाज से अगर आप देखें आफ्टर एवरी 16 वीक्स वो जो परफॉर्मेंस है 4 टाइम्स हो रही है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई। यानी अगर आपके पास आज जो मेमोरी की कैपेसिटी है आफ्टर 16 वीक्स जो है वो मार्केट में 4 टाइम्स उससे ज़्यादा कैपेसिटी की मेमोरी आ चुकी होगी। आज जो प्रोसेसर की स्पीड है आफ्टर 16 वीक्स आप एक्सपेक्ट करें कि उससे 4 टाइम्स ज़्यादा फास्टली प्रोसेसर मार्केट में एवॉल्व हो चुका होगा। तो मूर्स लॉ के मुताबिक आफ्टर एवरी 16 वीक्स जो परफॉर्मेंस है वो हार्डवेयर की वो 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाती है। तो यानी आपके हार्डवेयर की जो परफॉर्मेंस है वो इतनी ज़्यादा ऑप्टिमल है, उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। तो हार्डवेयर तो बहुत सारे उसमें एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन अभी ये चलें आपको समझाने के लिए अगर मैं 2 एलिमेंट ले लूँ इसमें, सिर्फ अगर मैं मेमोरी ले लूँ और अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोसेसर ले लूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए, अगर मैं कहूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि परफॉर्मेंस इतनी उसकी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है कि अल्टीमेटली मैं एक एजम्पशन ले लेता हूँ, ये मेरी एक एजम्पशन है, ज़रूरी नहीं है कि इस तरह एक एजम्पशन ले लेता हूँ कि जो मेमोरी है मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि वो अनलिमिटेड है हमारे पास।
और जो प्रोसेसर है उसकी भी जो स्पीड है वो इनफाइनाइट है। ये मैं एक एग्जाम्पशन ले लेता हूँ टॉपिक को समझाने के लिए। वापस मैं उसी की तरफ जाता हूँ कि मेरे पास हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है, और हार्डवेयर की जो परफॉर्मेंस है वो 16 वीक्स के बाद 4 टाइम्स हो रही है। अब देखिए, अगर आप सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ नहीं करते जिस रेट से आपके हार्डवेयर की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो रही है, तो नतीजा क्या निकलेगा कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो आपकी हार्डवेयर की परफॉर्मेंस को क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा। क्यों डिग्रेड कर देगा? क्योंकि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो ऑप्टिमल नहीं है, उसमें आप ऑप्टिमैलिटी को एड्रेस नहीं कर रहे, और इधर जो है वो उसकी परफॉर्मेंस ऑप्टिमल हो रही है। तो ऑप्टिमल के साथ नॉन ऑप्टिमल सॉफ्टवेयर जब आपका एग्जीक्यूट होगा, यानी वो सॉफ्टवेयर जो ऑप्टिमल नहीं है, तो नतीजा क्या निकलेगा, वो हार्डवेयर की परफॉर्मेंस को भी क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा। यानी आप हार्डवेयर जितना भी सोफिस्टिकेटेड हो जाए, अगर सॉफ्टवेयर में ऑप्टिमैलिटी का इशू आपने एड्रेस नहीं किया, तो वो हार्डवेयर की जो परफॉर्मेंस है वो आप फुल पीक पर आप उसको इंजॉय नहीं कर सकते, यानी आप उसको फुली यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो जब आपका हार्डवेयर आप उसकी ग्रोथ इतनी ऑप्टिमल है, इतनी रैपिड है, इतनी फास्ट है, और इतनी जो है वो मतलब रैपिडली उसके अंदर परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो रही है, तो उसी लेवल से आपको सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज़ करना चाहिए। और सॉफ्टवेयर अल्टीमेटली किसके ऊपर आपका डिपेंड कर रहा होता है, एल्गोरिदम के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो इसका मतलब है जब आप सॉफ्टवेयर की ऑप्टिमैलिटी की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है एल्गोरिदम की ऑप्टिमैलिटी की बात हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से देखें आपकी जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक इशू आ गया आपके पास, नीड ऑफ एल्गोरिदम। नीड ऑफ एल्गोरिदम यानी हमें एल्गोरिदम क्यों ज़रूरत है, हम क्यों पढ़ रहे हैं एल्गोरिदम्स को, ये सारा एनालिसिस एंड डिज़ाइन हम क्यों इसके ऊपर इतना फोकस कर रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत है। तो यहाँ से आपको आइडिया क्लियर हो सकता है कि अगर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी है तो सॉफ्टवेयर को भी आपने एज ए टेक्नोलॉजी ट्रीट करना होगा। अगर आप एल्गोरिदम को एज ए टेक्नोलॉजी ट्रीट नहीं करते तो हार्डवेयर की परफॉर्मेंस को आप उस तरीके से आप यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, रिसोर्सेज को इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ नहीं कर सकते जब तक आपका एल्गोरिदम ऑप्टिमल ना हो। तो यहाँ से आप उसकी नीड को क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अच्छा देखिए, मैंने कहा है कि हम एजम्पशन ले लेते हैं कि अगर हमारे पास मेमोरी अनलिमिटेड है और प्रोसेसर भी इनफाइनाइट हो गया है, क्योंकि परफॉर्मेंस तो आफ्टर एवरी 4 वीक्स, आफ्टर एवरी 16 वीक्स 4 टाइम्स हो रही है, तो आखिर में तो शायद ये हो जाए कि मेमोरी भी अनलिमिटेड हो जाए और हम एजम्पशन ले लेते हैं कि प्रोसेसर की स्पीड भी क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, तो क्या फिर भी एल्गोरिदम की ज़रूरत होगी? फिर एल्गोरिदम जब ये मेमोरी अनलिमिटेड है तो फिर हमें क्या ज़रूरत है कि हम स्पेस को एनालाइज करते रहें ताकि भाई स्पेस इफेक्टिवली यूटिलाइज हो। और जब हमारे पास प्रोसेसर इनफाइनाइट स्पीड का है तो फिर हम टाइम को क्यों इतना कंसिडर करते हैं कि वो जो रिजल्ट्स हैं वो टाइमली आने चाहिए। तो क्या फिर भी एल्गोरिदम की ज़रूरत है? यस, उसके बावजूद भी एल्गोरिदम को आप एज ए टेक्नोलॉजी ट्रीट करेंगे, ऑप्टिमैलिटी को एड्रेस करेंगे। अगर आप एल्गोरिदम को या सॉफ्टवेयर को एज ए मतलब है टेक्नोलॉजी ट्रीट नहीं करते तो ये फिर उसको क्या करेगा, इसकी परफॉर्मेंस को यानी जितना भी अनलिमिटेड स्पीड का प्रोसेसर हो जाए और यानी इनफाइनाइट स्पीड हो जाए उसकी, और मेमोरी जितनी भी अनलिमिटेड हो जाए, तो अगर इसमें आप एल्गोरिदम को इफ़ेक्टिवली या ऑप्टिमली आप वो सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन नहीं करते, टेक्निक को या मेथडोलॉजी को ऑप्टिमली आप डेवलप नहीं करते, तो वो इनकी परफॉर्मेंस को क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा। आप तमाम रिसोर्सेज को क्या करेंगे, अंडर यूटिलाइज करेंगे। वैसे तो अनलिमिटेड नहीं है और ना ही प्रोसेसर की स्पीड इनफाइनाइट है। आपको पता होना चाहिए कि जो मेमोरी है वो अनलिमिटेड तो नहीं हो सकती, या मेमोरी जो है वो फ्री नहीं हो सकती। अब ये भी हो सकता है कि मेमोरी फ्रीली अवेलेबल है। आजकल आप देख रहे हैं कि कितनी आपके पास मेमोरी, ह्यूज मेमोरीज फ्रीली अवेलेबल है। तो आप कहते हैं मेमोरी के बारे में मैं क्यों इतना जो है ना परेशान होता रहूँ, एल्गोरिदम यानी वो जो टेक्निक डेवलप करते हुए ऑप्टिमैलिटी को मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्यों एड्रेस करूँ, जब मेरे पास इतनी फ्री मेमोरी अवेलेबल है और मैं उस किसी भी सॉफ्टवेयर को ईजीली जो है ना वो मेमोरी में मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो देखिए, मेमोरी अनलिमिटेड या फ्री तो नहीं हो सकती।
इसकी कोई ना कोई लिमिटेशंस आपके पास होती हैं, लिमिट्स होती हैं। और सेकेंडली फ्री नहीं हो सकती, चीप हम कह सकते हैं कि मेमोरी हो सकती है। और सेकेंडली जो प्रोसेसर है वो आपके पास अनलिमिटेड स्पीड का नहीं हो सकता, यानी इनफाइनाइट स्पीड का तो नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि प्रोसेसर की जो स्पीड है वो मतलब है हम कह सकते हैं कि कंसिडरेबली फास्ट है, बहुत फास्ट प्रोसेसर है, कंसिडरेबली फास्ट है, लेकिन इनफाइनाइट तो कभी नहीं हो सकती। यानी कहने का मकसद ये है कि रिसोर्सेज हमारे पास क्या होती हैं, बाउंडेड होती हैं, बाउंडेड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज हमारे पास बाउंडेड हैं, हमारे पास बाउंडेड रिसोर्सेज हैं, यानी एक लिमिट है रिसोर्सेज के ऊपर। और फिर अगर आप सॉफ्टवेयर को या एल्गोरिदम को एज ए टेक्नोलॉजी ट्रीट नहीं करते, ऑप्टिमल टेक्निक्स डेवलप नहीं करते, नतीजा क्या निकलेगा, आपके पास तो रिसोर्सेज बाउंडेड रिसोर्सेज हैं और आप रिसोर्सेज को अंडर यूटिलाइज करें, उनकी जो है मतलब है आप उसको अननेसेसरी वेस्ट कर रहे हैं मेमोरी को, या उसके प्रोसेसर की जो परफॉर्मेंस है उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं थ्रू एल्गोरिदम, तो ये भी आपके लिए बेहतर नहीं है। लिहाजा आप जब तक एल्गोरिदम को एज ए टेक्नोलॉजी ट्रीट नहीं करेंगे, आप हार्डवेयर की परफॉर्मेंस को उसी के से फुली कंसिडर नहीं कर सकते। देखें, जब आप एल्गोरिदम्स करूँ शुरू, जब आप एल्गोरिदम्स की बात करते हैं तो कुछ और टेक्नोलॉजीज़ भी उसके साथ को रिलेट हो जाती हैं, जिसमें मैं आपको समझाने के लिए ये 4 इशू ले लेता हूँ, 4 टाइप्स ऑफ इश्यूज़ ले लेते हैं हम। हार्डवेयर विद फास्ट क्लॉक रेट्स, ऑप्टिमल GUIs, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम्स, लैन एंड वैन। देखें, जितनी भी आपकी कंप्यूटर की जो एप्लीकेशंस हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशंस जो होती हैं वो मोस्टली जो है बैक एंड पर इन सारी टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं, एक हवाले से या दूसरे हवाले से। इसके अलावा भी बहुत सारे और टेक्नोलॉजीज़ हो सकती हैं, लेकिन मैंने समझाने के लिए फ़िलहाल ये 4 इश्यूज़ आपके सामने लिखे हैं। तो जितनी भी कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी, हमेशा कह सकते हैं कि डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। और ये जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं फिर फर्दर किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, एल्गोरिदम्स के ऊपर। जैसा देखें आप, क्लॉक रेट आपके पास, हाई क्लॉक रेट कैसे डेवलप हुए, उसके लिए भी टेक्निक्स डेवलप की गई, यानी हार्डवेयर की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए उसके लिए भी तो टेक्निक्स डेवलप हुई। तो वो भी एल्गोरिदम, हम कह सकते हैं एल्गोरिदम है, बैक एंड पर एल्गोरिदम ही है जो कि मुख्तलिफ हार्डवेयर की जो स्पीड है वो उसको क्या कर रहा है, ऑप्टिमाइज़ कर रहा है। GUIs हैं, ये जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है हमारे पास, आप देखें कितने ऑप्टिमल ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस डेवलप हो चुके हैं, बेस्ट से बेस्ट आपके पास इंटरफेसेस अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप सॉफ्टवेयर्स के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो उसमें भी डिफरेंट टेक्निक्स हम डेवलप करते हैं, बेस्ट टेक्निक्स डेवलप की हैं हमने GUIs के लिए। और जब टेक्निक्स की बात करेंगे तो एल्गोरिदम इन्वॉल्व हो जाएगा, यानी GUIs में भी एल्गोरिदम्स यूज़ हो रहे हैं। इस लैन और वैन अगर आप देखें, लोकल एरिया नेटवर्क्स या वाइड एरिया नेटवर्क, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया राउटिंग, तो वो क्या है, उसमें आप सारे शॉर्टेस्ट रूट कैलकुलेट कर रहे हैं, शॉर्टेस्ट पाथ टेक्निक्स आप यूज़ करते हैं ताकि बेस्ट से बेस्ट पाथ फॉलो करते हुए आप डेटा को ट्रांसमिट करें फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। तो उसमें भी बैक एंड पर टेक्निक्स यानी एल्गोरिदम्स ही अप्लाई हो रहे हैं। इसके अलावा जो आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम्स हैं, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने के लिए आजकल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें आप डिफरेंट पैटर्न्स या कंपोनेंट्स को फॉलो करके आप सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं। तो उसमें डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ यूज़ हो रही होती हैं। तो जब मेथडोलॉजी की बात होगी तो ऊप्स भी एक बेसिकली मेथडोलॉजी को ही डील करता है, तो उसमें भी एल्गोरिदम इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस बजाते खुद भी, क्योंकि एप्लीकेशन क्या हुआ, सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर किसके साथ को रिलेटेड हुआ, एल्गोरिदम। तो ये भी एल्गोरिदम है, और ये जिन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं वो फर्दर वो भी एल्गोरिदम्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो एल्गोरिदम्स हम कह सकते हैं कि एल्गोरिदम्स के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं। तो हर लिहाज से आप देखें उसकी इम्पॉर्टेंस को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, नीड ऑफ एल्गोरिदम को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कितनी इम्पॉर्टेंस है एल्गोरिदम्स की
इसको समझने के लिए ये डिफरेंट इश्यूज़ जो है ना मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशंस डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हैं, टेक्नोलॉजीज़ फर्दर एल्गोरिदम्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, एप्लीकेशंस मीन सॉफ्टवेयर्स और सॉफ्टवेयर बैक एंड पर सारा डिपेंड करता है एल्गोरिदम के ऊपर। सॉफ्टवेयर बनता ही थ्रू जो आपका सॉफ्टवेयर डेवलप होता है वो एल्गोरिदम्स ही होते हैं बेसिकली, तो एल्गोरिदम के ऊपर भी डिपेंड कर रहे हैं। तो कितनी उसकी जो है आप देखें इम्पॉर्टेंस है इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। इसलिए मैंने कहा था कि ये जो एनालिसिस है या जो डिज़ाइन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट, आपका मतलब कंप्यूटर साइंस एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिथम एक बहुत इंपॉर्टेंट और कोर सब्जेक्ट है। इसकी इंपॉर्टेंस से आप कभी भी इनकार नहीं कर सकते, न सिर्फ बैचलर लेवल पर बल्कि आप मास्टर पीएचडी लेवल तक इसको जो है ना किसी हवाले से इस सब्जेक्ट को आप पढ़ते रहेंगे, स्टडी करते रहेंगे और यूज़ करते रहेंगे। तो एल्गोरिथम की नीड को अंडरस्टैंड करने के लिए ये जो टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन किए, एल्गोरिथम एज ए टेक्नोलॉजी एंड एल्गोरिथम विद अदर टेक्नोलॉजीज़, इसके ज़रिए आप एल्गोरिथम की नीड को बहुत बखूबी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स। इसको बेसिकली हम एल्गोरिथम में लास्ट में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल बस मैं इसका थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन ही करा देता हूँ। एनपी कंप्लीट, देखिए मैंने आपको कहा है कि जितने भी हमारे पास रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होते हैं इनके लिए हम डिफरेंट मॉडलिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो एक मॉडलिंग टेक्निक मैंने आपको बताई है कि मैथमेटिकल मॉडल हम डेवलप करके प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो बाज़ प्रॉब्लम्स तो ऐसे हैं जिनके लिए कोई हमारे पास मैथमेटिकल मॉडल नहीं है, यानी हम कह सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स हमारे पास ऐसे हैं दैट कैन नॉट बी सॉल्व यूजिंग दी, क्योंकि मैथमेटिकल मॉडल की जब आप बात करते हैं तो इसका मतलब है आप एल्गोरिदम की बात कर रहे हैं। एल्गोरिदम बेसिकली मैथमेटिकल मॉडल के साथ ही कोरिलेटेड होता है। जब आप किसी प्रॉब्लम को मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं तो उसके लिए जो आप स्टेप्स लिखते हैं वो बेसिकली एल्गोरिदम ही कहलाता है। तो जब हम कहते हैं कि उसके लिए कोई मैथमेटिकल मॉडल नहीं है, हमारे पास मैथमेटिकल सोल्यूशन नहीं है, तो मैं किसी हद तक कह सकता हूँ कि कुछ प्रॉब्लम ऐसे हैं जिनके लिए हमारे पास एल्गोरिदम एग्जिस्ट नहीं कर रहे। तो उन प्रॉब्लम्स को हम क्या कहते हैं, एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स। देयर आर सर्टन रियल लाइफ problems that cannot be solved using algorithms are called hard problems या NP कंप्लीट प्रॉब्लम्स। तो जो प्रॉब्लम हम रियल लाइफ प्रॉब्लम एल्गोरिदम या मैथमेटिकल मॉडल के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकते उनको हम क्या कहते हैं, हार्ड प्रॉब्लम्स कहते हैं। या उसको एक ख़ास किस्म की क्लास में हमने डाल दिया है, एक क्लास डेवलप कर लिया है, उस क्लास का नाम दिया गया है एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स, या हम उनको कह लेते हैं हार्ड प्रॉब्लम्स जिनके लिए एल्गोरिदम्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो बेसिकली फिर इसको हम आगे डिटेल के साथ स्टडी करेंगे, इसके ऊपर हम एक इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स के ऊपर। लेकिन यहाँ पर बस मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको कराया है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कि हार्ड प्रॉब्लम्स कौन से होते हैं। हार्ड प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम्स होते हैं जिनके लिए हमारे पास मैथमेटिकल सॉल्यूशंस नहीं है, मैथमेटिकल मॉडल अवेलेबल नहीं है और उनको हम एल्गोरिदम्स के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकते। तो फिर उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उनके लिए फिर हमारे पास और टेक्निक होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको एक और सब्जेक्ट भी पढ़ाने जा रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसको फिर हम वहाँ पर एड्रेस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।